नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल के डिजाइन को समझने जा रहे हैं, हमारे अपने शरीर के अंदर। सोचिए, हम बात कर रहे हैं मानव प्रजनन प्रणाली की, लेकिन इसे सिर्फ बायोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक कमाल के आर्किटेक्चर, एक इंजीनियरिंग के चमत्कार की तरह देखेंगे। तो सवाल यही उठता है कि हमारे शरीर की ये सबसे पेचीदा रचनाओं में से एक आखिर काम करती कैसे है। चलिए इस ब्लूप्रिंट को, जो असल में जीवन का ही ब्लूप्रिंट है, एक एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है इसके मुख्य उत्पादन केंद्र, मतलब वो मेन फैक्ट्रियां जहां प्रजनन के लिए जरूरी सबसे बुनियादी चीजें बनती हैं। अब देखिए, नर और मादा दोनों में जो प्राथमिक यौन अंग होते हैं ना, उनका काम बड़ा दिलचस्प है। मतलब वो एक साथ दो दो काम करते हैं। ये सिर्फ प्रजनन कोशिकाएं ही नहीं बनाते, बल्कि साथ ही साथ हार्मोन्स भी बनाते हैं। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस स्पर्म के साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरी अंडाणु के साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती हैं। तो सोचिए, ये एक ही जगह पर प्रोडक्शन यूनिट भी है और हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री भी। अच्छा, तो चलिए इस प्रोडक्शन सेंटर के थोड़ा और अंदर झांकते हैं। टेस्टिस के अंदर हमें मिलती हैं ये खास कोशिकाएं, लेडिक कोशिकाएं। इनको आप इन फैक्ट्रियों का पावर हाउस समझ सकते हैं। इन्हीं का काम है नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन बनाना, वो हार्मोन जो पुरुषों के सारे खास गुणों को कंट्रोल करता है। और देखिए, किसी भी प्रोडक्शन लाइन को चलाने के लिए एक सपोर्ट टीम तो चाहिए ही होती है ना? तो वृषण में ये काम करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। इनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है, और इनका काम एकदम साफ है। जो स्पर्म बन रहे हैं उन्हें पोषण देना, उनकी देखभाल करना, ताकि वो अपनी आगे की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अब अगर हम महिला प्रणाली की तरफ देखें, तो अंडाशय में जो प्रोसेस होता है उसे अंडजनन या oogenesis कहते हैं। सीधी सी भाषा में ये वो प्रक्रिया है जिससे अंडाणु यानी एग सेल बनता है। ये समझ लीजिए कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस का फीमेल वर्जन है। और यहीं पर महिला आर्किटेक्चर का एक बहुत ही कमाल का हिस्सा आता है, कॉर्पस ल्यूटियम। इसको आप एक तरह की पॉपअप ग्रंथि मान सकते हैं। मतलब ये बस कुछ समय के लिए ही बनता है, और इसका काम है जरूरी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। यही हार्मोन्स पूरे प्रजनन चक्र को रेगुलेट करते हैं। तो अब तक हमने प्रोडक्शन सेंटर्स देख लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसे फैक्ट्री से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो प्रोडक्शन के बाद इन कोशिकाओं को एक बहुत ही जरूरी सफर तय करना होता है। तो अब हम उन रास्तों और नेटवर्क्स को देखेंगे जो खास तौर पर इसी यात्रा के लिए डिजाइन किए गए हैं। शुक्राणु का सफर शुरू होता है अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस से। आप इसे एक स्टोर हाउस या एक तरह का फिनिशिंग स्कूल समझ सकते हैं। यहीं पर वो मैच्योर होते हैं और तैरने की काबिलियत हासिल करते हैं। और इसके बाद शुक्रवाहिका नाम की एक लंबी ट्यूब, समझ लीजिए एक हाईवे, उन्हें आगे की यात्रा पर ले जाती है। और ये जो ट्रांसपोर्ट का रास्ता है ना, इसका डिजाइन एक बहुत ही दिलचस्प इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को समझने में हमारी मदद करता है, और वो है वेसेक्टमी। इस प्रक्रिया में इस हाईवे को ही कह सकते हैं कि बंद कर दिया जाता है। इससे शुक्राणुओं का आगे का रास्ता रुक जाता है। ये डिजाइन में एक छोटे से बदलाव से गर्भ निरोध का एक बहुत ही कारगर तरीका है। उधर महिला चक्र में भी एक बहुत ही खास पल आता है, जिसे कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ये वो पल है जब एक मैच्योर अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। ये पूरी प्रक्रिया का एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो अब हमारे पास प्रोडक्शन सेंटर्स भी हैं और ट्रांसपोर्ट के रास्ते भी। लेकिन किसी भी कामयाब सफर के लिए रिसोर्सेज की भी तो जरूरत पड़ती है, और यहीं पर एंट्री होती है सहायक प्रणालियों की, यानी एक्सेसरी ग्लैंड्स की। पुरुष प्रणाली में 3 मेन हेल्पिंग स्टेशंस हैं: शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। आप इनको सफर के बीच में आने वाले पिट स्टॉप की तरह सोच सकते हैं, जहां हर स्टॉप एक खास तरह का लिक्विड मिलाता है जो शुक्राणुओं के मिशन के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये सारे लिक्विड शुक्राणुओं के साथ मिल जाते हैं तो बनता है वो जिसे हम वीर्य या सीमेन कहते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि सीमेन का मतलब सिर्फ स्पर्म नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ट्रैवल पैकेज है। इसमें शुक्राणुओं को तैरने के लिए एक लिक्विड हाईवे भी है, और उनके सफर में एनर्जी देने के लिए एक तरह का एनर्जी पैक भी। बिल्कुल इसी तरह महिला प्रणाली के पास भी अपनी खास सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। जैसे बार्थोलिन और स्कीन की ग्रंथियां हैं जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं, जबकि स्तन ग्रंथियों का रोल बिल्कुल अलग है, लेकिन उतना ही जरूरी, जीवन बनने के बाद उसे जिंदा रखने के लिए पोषण देना।
तो चलिए, हमने प्रोडक्शन सेंटर्स देख लिए, सफर के रास्ते समझ लिए और सपोर्ट सिस्टम्स पर भी नजर डाल ली। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग-अलग आर्किटेक्चरल प्लान एक साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और आखिर में पूरी कहानी बस इस एक बात पर आकर रुकती है। हमारे पास दो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अलग-अलग सिस्टम है, जिनका आर्किटेक्चर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, लेकिन फिर भी वो एक ही कमाल के मकसद के लिए एक दूसरे के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर काम करते हैं, जीवन का निर्माण करना। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए जरा, ये इतना जटिल आर्किटेक्चर जिसमें इतने सारे चलने वाले पुर्जे हैं, आखिर कितनी सटीकता और कितनी कुशलता के साथ काम करता है ताकि जीवन का निर्माण हो सके। ये सच में प्रकृति के डिजाइन की ताकत का एक जीता जागता सबूत है।